हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में कोर्स 8 का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है शांति निकेतन, या जिसको हम लोग विश्व भारती भी कहते हैं। ठीक है, यह शांति निकेतन या इसको हम लोग विश्व भारती भी कहते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं शांति निकेतन। और जो भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं, सभी कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो उन लोगों का ज़रूर जो है वीडियो बनाया जाएगा उस टॉपिक पे। तो थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद जो है उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं शांति निकेतन के बारे में, विश्व भारती के बारे में। और एक बात कि प्ले लिस्ट में जो है बहुत सारे वीडियो को जो है हर एक पेपर का जो अलग अलग करके बनाया गया है। आप लोग वहाँ पे भी जाके प्ले लिस्ट के में भी जाके जो है एक एक पेपर का जो है अलग अलग बनाया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग टॉपिक लाए हैं नॉलेज एंड करिकुलम का शांति निकेतन, यानी कि विश्व भारती इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये कोर्स 8 का है और लगातार नॉलेज एंड करिकुलम का वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले नॉलेज एंड करिकुलम का जितना टॉपिक होगा उस पर वीडियो बना देंगे, फिर उसके बाद हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग में चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शांति निकेतन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि शांति निकेतन टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में उन पॉइंट को डालेंगे जो शांति निकेतन से संबंधित है। ठीक है, तो शांति निकेतन तो हम लोग जानती हैं, क्योंकि ये जो है एक रविंद्रनाथ टैगोर के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनके जो पिताजी थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने जो है कलकत्ता में एक सपना देखा था कि एक शांति निकेतन बनाया जाए जो शहर से दूर होना चाहिए, जहाँ पे विद्यार्थियों को एक आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये कलकत्ता के से जो है 100 मील दूर एक बोलपुर नामक रमणी में एक स्थान है, वहीं पे जो है इस शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शांति निकेतन के बारे में समझेंगे कि ये जो शांति निकेतन अभी विश्वविद्यालय बना दिया है। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ाई होती थी, वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं और वहाँ पे प्रवेश करने के लिए क्या क्या नियम कानून है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शांति निकेतन के बारे में। सबसे पहले रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में पहले हम लोग इसका प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे शांति निकेतन का, और उसके बाद टैगोर का शिक्षा दर्शन, कैसे उन्होंने शिक्षा दर्शन में इसका प्रयोग किया शांति निकेतन का। टैगोर, विश्व भारती के उद्देश्य, यानी कि हम लोग शांति निकेतन को विश्व भारती भी कहते हैं। ठीक है, विश्व भारती की पाठचर्या, शांति निकेतन की क्या क्या पाठचर्या थी, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। शांति निकेतन के कार्यक्रम, वहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं उस विश्वविद्यालय में, उसके बारे में बात करेंगे। विश्व भारती शांति निकेतन के प्रमुख संस्थाएं एवं विभाग, उसमें कौन कौन से संस्थाएं आती है और कौन कौन से विभाग आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। विश्व भारती शांति निकेतन की विशेषताएं, उस विश्वविद्यालय की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है, उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। ठीक है, बात उन दिनों की है, सन 1863 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से 100 मील दूर बोलपुर नामक रमणीक एवं शांत स्थान पर एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था की जो है स्थापना उनके पिताजी थे, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कलकत्ता से 100 मील दूर बोलपुर नामक रमणीक एवं शांत स्थान पर एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने ही की थी। इस स्थान पर महर्षि अपने विद्यार्थियों एवं शिष्यों के साथ शैक्षिक और आध्यात्मिक गोष्ठियाँ किया। मतलब उस स्थान पे जो महर्षि ने अपने साथियों और शिष्यों के साथ जो है एक आध्यात्मिक गोष्ठियाँ, यानी कि एक जो है सेमिनार बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं, करते थे। ठीक है, महर्षि के पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी बड़े होने पर अपने पिता के साथ आया करते थे। अपने पिता के साथ जो है वो इस संस्था पे आया करते थे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, 1901 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ ने शांति निकेतन में एक स्वतंत्र विद्यालय की स्थापना कर दी थी। ये 1901 की बात है। 1901 में ही महर्षि देवेंद्रनाथ ने जो है शांति निकेतन में एक स्वतंत्र विद्यालय की स्थापना कर दी थी। लेकिन इस विद्यालय का संचालन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। लेकिन इस विद्यालय का संचालन कौन किया, चलाया कौन, इस विद्यालय को आगे कौन बढ़ाया था, वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, शुरू में इस विद्यालय में 4 से
5 छात्र थे। शुरू में जब इस विद्यालय का स्थापना किया गया था तो उस समय जो है 4 से 5 छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती गई। छात्रों की संख्या बढ़ने से भारत सरकार ने इस विद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, हम लोग समझ गए। यानी कि सबसे पहले जो है ये शांति निकेतन एक विद्यालय का रूप था। ठीक है, क्योंकि देवेंद्रनाथ जी जो थे वो धीरे धीरे अपने साथियों और कुछ शिष्यों के साथ जो है वहाँ पे संगोष्ठियाँ यानी सेमिनार किया करते थे। उनके साथ उनका पुत्र जो है रविंद्रनाथ टैगोर भी जाते थे और उन्होंने धीरे धीरे शांति निकेतन विद्यालय को फैलाया, आगे बढ़ाया, संचालित किया। फिर शुरू में 4 से 5 छात्र आए, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई छात्रों की, और फिर लास्ट में जो है भारत सरकार ने जो है इस विद्यालय को किस रूप में दे दिया, एक यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में इसको दे दिया। ठीक है, समझ में आया। अतः इस विश्व भारती, इसे हम लोग विश्व भारती भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस शांति निकेतन का नाम क्या पड़ गया, विश्व भारती पड़ गया। समझ में आया। शांति निकेतन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस शांति निकेतन को हम लोग विश्व भारती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था। ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ टैगोर, टैगोर के शिक्षा दर्शन क्या थे। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की विचारधाराओं एवं प्राचीन भारतीय दर्शन का समन्वित रूप है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था, उनके जो पिताजी थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके विचारधाराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके पिताजी चाहते थे कि एक विश्वविद्यालय का रूप ले शांति निकेतन, और वहाँ पे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिलना चाहिए जो शहर से दूर होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं से जो है वो विचारधारा अपने पिताजी से जो है मिलते थे। किनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम मतलब सत्य ही सुंदर है को की खोज मानते थे। इन्होंने सत्य पर ज़्यादा काम किए थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी सत्य पर ज़्यादा आगे बढ़ते थे। ठीक है, इन्होंने जो दिया था वो दिया था सत्यम शिवम सुंदरम की जो है खोज मानते थे। ठीक है, टैगोर मानते थे कि मानव में अंतर्निहित शक्तियाँ होती है। टैगोर जी जो है कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि मानव में क्या होती है, अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, उनमें जो है किसी कार्य को करने में शक्ति होती है। ठीक है, जिन्हें विकसित करके पूर्णता की ओर, परम सत्य की ओर तथा परमानंद की उपलब्धि की ओर ले जाना है। मतलब उनका कथन था कि इन अंतर्निहित शक्ति को आगे बढ़ाकर, विकसित कर कर जो है परम सत्य की ओर, मतलब सत्य से ऊपर है। ठीक है, सत्य से ऊपर को हम लोग परम सत्य कहते हैं, तो परम सत्य की ओर तथा परमानंद की उपलब्धि, यानी कि परम आनंद की उपलब्धि की ओर ले जाना है। उनकी ये विचारधारा थी। तो हम लोग देखते हैं कि उनकी विचारधारा में क्या क्या थी। पहला नंबर पर था स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा में है सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, आत्म अभिव्यक्ति होना चाहिए, खुद से जो है शक्ति होनी चाहिए, करने की अपनी शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में प्रकृति और मानव के बीच सचेतन समन्वय होना चाहिए। बच्चों को या बालकों को जो है उन्होंने क्या किया था, प्रकृति के साथ जोड़ा था, है ना। हम अभी बताए कि जो विद्यालय बनाया गया था वो शहर से दूर बनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पे जो है उनको प्रकृति के साथ जोड़कर जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पे मानवों को जो है प्रकृति के साथ क्या करना है, समन्वय करना है, उनको जोड़ना है, उनके मस्तिष्क में बैठाना है प्रकृति के अनुसार। सचेतन मतलब उसके मस्तिष्क में बैठाना है। चौथा नंबर था सत्य की खोज करना है, शिव की भावना तथा सुंदरिया अनुभूति को प्रस्तुत करना है। इन सभी चीज़ों को वो आध्यात्मिक रूप से मानते थे। ठीक है, इस प्रकार टैगोर का शिक्षा दर्शन आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी विचारधारा के मध्य समन्वय स्थापित हुआ था। इस प्रकार हम लोग देखे कि टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था, है ना, तो ये जो है एक आदर्शवादी और प्रकृतिवादी था, क्योंकि ये आदर्श के अकॉर्डिंग था और प्रकृति के अकॉर्डिंग भी था, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे आदर्शवादी भी था और प्रकृतिवादी विचारधारा के मध्य समन्वय स्थापित करते थे। ये टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यानी कि विश्व भारती के उद्देश्य, यानी कि शांति निकेतन के क्या क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे पॉइंट है कि विश्व भारती के उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक, एम्स ऑफ शांति निकेतन। ठीक, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य की थी। इसकी जो है स्थापना करने का क्या क्या उद्देश्य था, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है मानव स्वतंत्र एवं प्राकृतिक वातावरण में रहकर आदर्शों द्वारा मानव जीवन एवं प्रकृति में समन्वय स्थापित करके सत्य की खोज करे। ठीक है, ये बात
तो उनके पिताजी का भी था और उनका भी यही था कि उन्होंने जो शांति निकेतन बनाया था, उनका उद्देश्य ये था कि मानव स्वतंत्र होना चाहिए, प्रकृति वातावरण में रहकर वो आदर्शों द्वारा अपने जीवन में प्रकृति में समन्वय स्थापित करना चाहिए, उनके साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए, जिससे उन्हें सत्य की क्या होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उनका उद्देश्य था। दूसरा नंबर उद्देश्य को देखते हैं। मानव जीवन में मैत्रीपूर्ण मानव संबंधों को स्थापित करके विश्व भारती को विश्व के सभी उन्नत संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बनाना चाहिए। मतलब इन्होंने ये कहा कि मानव जीवन में जो भी मैत्रीपूर्ण मानव संबंधों को स्थापित करके जो है इस शांति निकेतन को जो है विश्व का क्या होना चाहिए, एक उन्नति सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहिए, है ना। अध्ययन जहाँ पे विद्यार्थी जो है जाके वहाँ पे क्या कर सके, इन चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों को अध्ययन कर सके और सत्य की खोज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर उद्देश्य था विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। विश्व बंधुत्व का मतलब हम सभी एक दूसरे से भाईचारा करके जो है, मेल मिलाप करके जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना। किसी के साथ द्वंद्व की भावना नहीं रहना चाहिए, हिंसा की भावना नहीं रहनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे के साथ जो है सहायक के रूप में, बंधु के रूप में, भाईचारा के रूप में जो है की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। ये यहाँ पर सिखाया जाना चाहिए। ये इनका उद्देश्य था कि विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर उद्देश्य था शिक्षार्थी में आत्मबोध, सौंदर्य बोध तथा प्रकृति बोध प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके। विद्यार्थियों में आत्मबोध, खुद से करने की क्षमता, सौंदर्य बोध, है ना, उनके विचार की क्षमता, प्रकृति के अनुसार बोध करने की क्षमता, इन सभी का जो है उनका क्या करना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पाँचवा नंबर में देखते हैं। पाँचवा नंबर उद्देश्य क्या है कि शांति निकेतन में आत्मानुशासन, मतलब वहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत रेगुलेशन, बहुत जो है वहाँ पे क्या था, नियम का पालन करना होता था। स्वावलंबी होना चाहिए, अपने जो है स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक है। तथा अपनी संस्कृति के प्रति क्या होना चाहिए, आस्थावान बन सके। अपने संस्कृति के प्रति जो है उनको क्या करके रखना चाहिए, धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में रखनी चाहिए। ये शांति निकेतन की क्या था, उद्देश्य था। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 5 पॉइंट को देखे उद्देश्य, कि शांति निकेतन का बस एक यही उद्देश्य था कि सत्य की ओर खोज करना, आध्यात्मिक चीज़ों को प्रकृति के अनुसार जोड़ना है। ये सभी चीज़ों का जो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शांति निकेतन का उद्देश्य था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शांति निकेतन की पाठचर्या क्या थी, वहाँ की जो है करिकुलम क्या था, वहाँ पे जो है करिकुलम, वहाँ की पाठचर्या क्या थी शांति निकेतन की, यानी विश्व भारती की, है ना, पाठचर्या क्या था। विश्व भारती शांति निकेतन में वैदिक साहित्य, वहाँ पे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प, समाज शिक्षा, श्रम, कृषि, ग्रामीण कल्याण एवं सहकारिता संबंधी विषय अनुसंधान, कृषि आदि शैक्षिक व्यवस्थाओं की पाठचर्या संचालित किए जाते हैं। मतलब इस पाठ्यक्रम में जो है कई सारे विषयों को भी जोड़ा गया है। ठीक है। जैसे वैदिक साहित्य तो है ही, बौद्ध साहित्य भी होनी चाहिए, पाश्चात्य साहित्य होना चाहिए। ठीक है। विदेशी भाषाएं भी होनी चाहिए, भारतीय भाषाएं भी होनी चाहिए, संगीत भी का भी ज्ञान होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, चित्रकला होनी चाहिए, शिल्प मतलब बच्चों को कोई ना कोई हस्तकला देनी चाहिए। ठीक है। समाज शिक्षा होनी चाहिए, और श्रम, कृषि से संबंधित ग्रामीण कल्याण होना चाहिए, सहकारिता, भागीदारी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना। इन सभी चीज़ों को इस पाठचर्या में जोड़ा गया था, करिकुलम में जोड़ा गया था। ठीक है। करिकुलम तो हम लोग जानते हैं, पाठचर्या, जो लोग पाठचर्या को नहीं जानते हैं वो हम लोग पाठचर्या का वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी जाके समझ सकते हैं। ठीक है। पाठचर्या क्या होता है, तो पाठचर्या में इन सभी चीज़ों को रखा गया था। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शांति निकेतन के कार्यक्रम, एक्टिविटीज ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन के क्या क्या कार्यक्रम थे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो शांति निकेतन में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते थे, इसके बारे में बात करते हैं। शांति निकेतन एक आत्मानुशासित एवं स्वशासित संस्थान है। मतलब शांति निकेतन जो था वो एक आत्मानुशासित और स्वशासित संस्था है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम में वृक्षों की छाया, शीतल हवा, शुद्ध वातावरण में शिक्षण कार्य तथा अन्य कार्यक्रम चलते थे। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट याद करने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसी आश्रम में जो था वो शांति निकेतन में वृक्षों की छाया में, शीतल हवा में, शुद्ध वातावरण में, ठीक है, में जो है वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षण कार्य एवं कार्यक्रम चलाते थे। ठीक है। जहाँ विद्यार्थी अपने अपने आसनों पर बैठकर मंच पर बैठे गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। जहाँ विद्यार्थी जो है अपने अपने आसनों पर ग्रहण करके जो है बैठकर जो है मंच पर बैठे गुरु से क्या करते थे, वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है।
अब वहाँ पर डेयरी फार्म अब जो है वहाँ डेवलप हो गया है। अब वहाँ क्या हो गया है, अभी हम लोग जब कलकत्ता में शांति निकेतन को देखेंगे तो अभी वहाँ पे डेयरी फार्म, पोस्ट ऑफिस, चिकित्सालय, उद्योगशालाएँ आदि सभी व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध हो गई है ना। उस समय तो ये सभी सुविधाएं नहीं थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे, प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ के शुद्ध हवा है ना, शुद्ध जल है ना, इन सभी चीज़ों को है ना में विद्यार्थियों को कार्यक्रम चलाते थे और शिक्षण कराते थे। लेकिन अभी वहाँ पे डेवलप हो चुका है, अभी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस खुल गया है, चिकित्सालय हो गया है, उद्योगशालाएँ हो गई है और कई सारी व्यवस्थाएँ जो है और भी उपलब्ध हो गई हैं। शांति निकेतन के कार्यक्रम इस प्रकार हैं और देखते हैं हम लोग कि शांति निकेतन जो बनाया गया था उसमें कौन कौन से कार्यक्रम को बनाया गया था, कार्यक्रम क्या क्या थे, दैनिक कार्यक्रम को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सुबह से देखते हैं इसको हम लोग। सुबह का सबसे पहले प्रातः 4:30 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम करना है, 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक करना है, रात के 9 बजे तक। 4:30 बजे से लेकर सुबह से लेकर 9 बजे रात तक जो है संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, दैनिक आवश्यकता तथा कक्षा सफाई। सुबह प्रातः 4:30 बजे से 6 बजे तक आपको दैनिक आवश्यकता जो सुबह में जो दैनिक जो कार्य होते हैं उसको कर लेना है और कक्षा की सफाई भी कर लेना है 4:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे सुबह तक। ठीक है, उसके बाद प्रातःकाल का जलपान 6 बजे है ना, प्रातःकाल का सुबह का जलपान 6 बजे से सामूहिक रूप से दूध, ताज़ा मक्खन, शक्कर युक्त रोटियां, हरे साग के साथ पूड़ियाँ, इन सभी चीज़ों को सुबह 6 बजे जो है जलपान कर लेना है। ठीक है, अब सामूहिक प्रार्थना 6:30 बजे से, क्योंकि 6 से 6:30 तक तो जलपान किया, फिर 6:30 से 7 बजे तक गुरुदेव के लिखित भजन, जो गुरुदेव ने है ना लिखा जो भजन दिया गया था उनको एक गीत के रूप में, सामूहिक के रूप में क्या करना है, उसको गाना है। ठीक है, उसके बाद दोपहर का भोजन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आराम और पढ़ाई 11:30 बजे से 2 बजे तक अपराह्न तक आराम करना है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक कक्षाएं एवं शिक्षण चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक शाम को जो है फिर कक्षाएं और शिक्षण चलेगी। खेलकूद साय यानी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक फिर जो है वहाँ पे खेलकूद होता था, बच्चे के साथ खेल होते थे। ठीक है, छात्रावास उपस्थिति ठीक 7 बजे जो है फिर छात्रावास में यानी हॉस्टल में जो है बच्चों को पहुँच जाना पड़ता था। ठीक है, फिर मनोरंजन एवं संस्कृत कार्यक्रम होते थे 7:30 बजे से 8 बजे तक। वहाँ पे बच्चे जो मनोरंजन करते थे, फिर संस्कृत कार्यक्रम भी होता था, सभी का भागीदारी होना जरूरी था। उसमें जो है 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होती थी, जिसमें वाद विवाद, संगीत, नृत्य, सभा, नाटक, कवि आदि जो है इन सभी कार्यक्रम को रखा गया था 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद शाम का भोजन 8:30 बजे है ना, रात के 8:30 बजे भोजन कर लेना है और रात्रि के शयन मतलब सोना है रात्रि के 9 बजे है ना, रात्रि के 9 बजे जो है सो जाना है। ये जो है वहाँ का जो है साप्ताहिक रूटीन था और साप्ताहिक अवकाश जो है प्रत्येक बुधवार को होता था। एक दिन जो बुधवार को क्या होता था, छुट्टी होता था, साप्ताहिक बुधवार। लेकिन हमारे यहाँ तो जानते हैं संडे को ही छुट्टी होता है, लेकिन शांति निकेतन में जो छुट्टी होता है वो एक दिन का जो छुट्टी होता है वो कब होता है, बुधवार को होता है। तो हम लोग देखें कि शांति निकेतन का जो कार्यक्रम था 4:30 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे सुबह से लेकर कब तक था, 9 बजे 9 PM तक, यानी 9 बजे शाम तक जो है वहाँ चलता था और अलग अलग जो है कई सारे कार्यक्रम होते थे। और हमको लगता है कि इसमें जितने भी कार्यक्रम में सभी बालकों का जो सर्वांगीण विकास होता था, क्योंकि खेल कूद भी है, संगीत भी है, कार्यक्रम भी है, खाना भी है, सुबह में उठना भी है। ठीक है, तो ये सभी कार्यक्रम को शांति निकेतन में बनाया गया था, इसलिए तो इसको विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और 9 बजे जो है सो जाना था। ठीक है, फिर अगले दिन ऐसे चलता था कार्यक्रम डेली। अब हम लोग ये देख लिए दैनिक कार्यक्रम को। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व भारती शांति निकेतन के प्रमुख संस्थाएं एवं विभाग, इनमें कौन कौन से संस्थाएं आती है और कौन कौन से विभाग आते हैं इसमें। ठीक है, तो मेंटेन इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट ऑफ विश्व भारती। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट आते हैं। विश्व भारती विद्यापीठ में संस्थाएं, विभाग एवं भवन है जो अपने अपने दायित्व निर्वाह करती है, जो अपने अपने दायित्व का क्या करती है, निर्वाह करती है। ठीक है, पहला है इसमें ग्रामीण पुनर्रचना संस्था, ये एक संस्था है जो इसमें अपना अपना दायित्व निभाती है। इस संस्था में प्रमुख उद्देश्य निम्न है, जो ये संस्था है वो शांति निकेतन में है और इस संस्था का जो है उद्देश्य क्या है, इनको देखते हैं। इनका उद्देश्य है ग्रामीण कृषकों की जीवन संबंधी समस्याओं में रुचि लेकर सहायता करना। इनका ये जो है ये इनका उद्देश्य था कि जो भी ग्रामीण कृषि योग्य जो भी ग्रामीण किसान होते हैं उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी समस्याओं को जानना है और उनकी सहायता करना है, प्रेम एवं सहानुभूति प्राप्त करना है उनके साथ। ठीक है, ये ग्रामीण पुनर्रचना संस्था है। ठीक है,
नेक्स्ट है ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन भी करना है इनको। दूसरा नंबर ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन करना है, अनुसंधान हल खोजना है और समस्याओं से परिचित करना था इनको, ठीक है। तीसरा नंबर में ग्रामीण निरक्षर और को साक्षर करके उत्तम नागरिकता को प्रभाव बनाना है। ये भी इसका काम था कि ग्रामीण में जो भी पढ़ते लिखते नहीं थे तो उनको क्या करना, एक उत्तम साक्षर बनाना है, ठीक है, और उन्हें नागरिकता का भाव उन्हें क्या करना है, विकसित करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो संस्था था उनका नाम था शिक्षा भवन। दूसरा का नाम क्या था, शिक्षा भवन, ठीक है। इस संस्था में उच्च एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस शिक्षा भवन में ये था कि इस संस्था में उच्च एवं विश्व लेवल की जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, स्नातक और ग्रेजुएशन, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पीजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्नातक की शिक्षा और स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती थी, यानी कि ग्रेजुएशन पीजी तक की भी इसमें क्या होती थी, कक्षाएं चलती थी, पढ़ाई होती थी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं शिक्षण विभाग। शिक्षण विभाग में क्या क्या है, इसमें देखते थे कि इस संस्था के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यालय में विभाग आते थे। इसमें क्या क्या विभाग आता था, एक नंबर में पाठ भवन। इस संस्था में 6 से 16 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस मतलब विद्यालय में जो था, इस संस्था में ये था कि 6 से 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को, ठीक है, बालक बालिकाओं को जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उनको दी जाती थी। यानी कि 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा इसमें दी जाती थी, 6 से लेकर 16 वर्ष तक के विद्यार्थियों सबको, ठीक है। यहाँ पर गुरु शिष्य संपर्क, प्राकृतिक संपर्क, सहकारिता, स्वशासन, सामाजिक आदि जीवन की शिक्षा देकर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता था इसमें, ठीक है। ये हम लोग देख लिए पाठ भवन में। अब हम लोग देखते हैं कला भवन में क्या होता है। कला भवन में ये था कि इसमें गृह शिल्प, चर्म शिल्प, कताई, बुनाई, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, काव्य रचना आदि कलात्मक क्रियाएं कराई जाती थी इसमें कला भवन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि गृह शिल्प हो गया, चर्म शिल्प हो गया, कताई, बुनाई, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, ये सभी जो है इस भवन में जो है कुछ बच्चों को कलाएँ सिखाई जाती थी, ठीक है। जैसे कताई बुनाई हुआ, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकारी हो गया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिल्प भवन। शिल्प भवन में क्या है, इसमें विभिन्न उद्योगों और शिल्पों की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा इसलिए दी जाती थी जब बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण कर लें तो अब अपने जो है आगे के लिए जीवनोपार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उस तरह की भी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो आगे भविष्य में अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा के रूप में शिल्प भवन में जो है उद्योगों और शिल्पों से संबंधित किसी छोटे छोटे चीज़ों को सिखाया जाता था, कताई बुनाई है ना, इन सभी चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है। चौथा नंबर में विद्या भवन। विद्या भवन में क्या है कि इस संस्था में संस्कृति, पाली, ठीक है, पाली एक भाषा है, संस्कृति, प्रकृति, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, साहित्य, भारतीय दर्शन एवं बौद्ध दर्शन आदि क्षेत्रों में शोध सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ पे जो है कई सारे भाषाएं के साथ जो है शिक्षा ग्रहण की जाती थी। संस्कृत में, पाली में, प्रकृति में, हिंदी में, अरबी में, है ना, फारसी में, उर्दू में, बांग्ला में, साहित्य में, भारतीय दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, इन सभी क्षेत्रों की जो यहाँ पे सुविधाएँ थी। इन सभी क्षेत्रों के विद्यार्थी जो है वहाँ के पढ़ते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संगीत भवन के बारे में। संगीत भवन क्या है, इसमें संगीत भवन में यह था कि इसमें संगीत एवं नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। संगीत भवन जो था वहाँ पे क्या क्या आता था, संगीत एवं नृत्य की यानी नाच गाने की जो है शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे हम लोग देखें कि शांति निकेतन में कई सारे विभाग थे जिसमें अलग अलग तरह से जो है बालकों को क्या कहता था, शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शांति निकेतन यानी विश्व भारती शांति निकेतन की विशेषताएं, क्या क्या इनकी विशेषताएं, ठीक है। तो विश्व भारती के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करने में अपना गौरव समझते थे। यानी कि ये तो गौरव की बात है ही क्योंकि जो है यहाँ पे जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे वो अपने आप को गौरव समझते थे क्योंकि उनका वहाँ पे सर्वांगीण विकास होता था, हर एक चीज़ों का उनके विकास होता था, ठीक है। खेल से लेकर कौशल से लेकर, है ना, हर चीज़ों का उनका विकास होता था। तो इसलिए वहाँ पे बच्चे जो है उन वहाँ पे शिक्षण करने में, शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को गौरवशाली महसूस करते थे, ठीक है। इसकी विशेषताएँ क्या क्या थी इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस संस्था में प्राकृतिक वातावरण में प्राचीन आश्रम पद्धति पर शिक्षण प्रदान किया जाता था। इस आश्रम में ये खासियत था कि यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण का हम बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि देवेंद्र नाथ जी जो है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ ज़्यादा लगाव रखते थे, ठीक है। और ये शांति निकेतन को बनाया भी गया था प्राकृतिक वातावरण में रहकर, ठीक है। तो इस संस्था में प्राकृतिक वातावरण में प्राचीन आश्रम पद्धति पर शिक्षण प्रदान किया जाता था। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध घनिष्ठ होता है। यदि हम लोग शिक्षा को प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़कर अगर उन बच्चों को शिक्षा देते हैं तो गुरु और शिष्य के बीच जो है एक अच्छा संबंध बनता है और विद्यार्थियों को भी समझ में आता है जल्दी से, ठीक है।
दूसरा नंबर, यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास तथा दैनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ पे ये विशेषता था कि छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा थी, छात्रावास थी और दैनिक जीवन की जो भी सुविधाएं थी उनको सभी चीज़ें जो है वहाँ पे क्या था, उपलब्ध था। ठीक है। तीसरा नंबर विशेषता है, ये संस्था व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देता था। ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर में है, इसमें ग्रामीण विकास, समाज सेवा, उत्तम नागरिकता, सामाजिक सौंदर्य और मानवीय गुणों की शिक्षा प्रदान की जाती थी इसमें। ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पर पाठचर्या में कला, साहित्य, विज्ञान, शिल्प, नृत्य, संगीत आदि का आनंददायक सम्मिश्रण होता था। सभी चीज़ों का यहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि इस प्रकार, निष्कर्ष में कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में शांति निकेतन विश्वविद्यालय में शिक्षा के आत्म आध्यात्मिक आदर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें टैगोर ने सत्यम शिवम सुंदरम की खोज की थी। सत्य ही सुंदर है, इनकी जो है यहाँ पे खोज की थी। उन्होंने सत्य पर ज़्यादा बल दिया था। तो आज हम लोग देखें कि किस प्रकार जो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की, लेकिन उनको जो संचालित किया था तो वो उनके पुत्र थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने जो शांति निकेतन को आगे बढ़ाया। और किस प्रकार से जो हम लोग देखे कि वहाँ पे शिक्षा दर्शन क्या था, पाठचर्या क्या था, कार्यक्रम क्या थे, वहाँ के विभाग क्या क्या थे, वहाँ की संस्थाएं क्या क्या थी, वहाँ की विशेषताएं क्या क्या थी, तो इन सभी चीज़ों पर बात की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये शांति निकेतन का जो टॉपिक था इस पर हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आया। इसी तरह से मेरे चैनल पे बना रहे, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और सभी बीएड के दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोग को भी जो है इस टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।